अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। मैं किसी घर पे मेहमान था। मैं जैसे ही पहुँचा उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मेरे जानने वाली कोई करीबी फैमिली थी और उस घर में पहुँचने के बाद अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे और मुझे पानी सर्व किया गया और जो मेरे होस्ट थे, जो मेरे दोस्त थे, वो आके बैठे। तो 10 से 15 मिनट के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस घर में मेरे आने से पहले कोई लड़ाई हुई है और वो लड़ाई जो है वो यकीनन मियाँ बीवी की लड़ाई थी, यानी मेरे दोस्त और उनकी बेगम यानी हमारी भाभी की लड़ाई थी। उसकी वजह ये थी कि आपकी भी ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ज़रा शार्प है ज़िंदगी के तजुर्बे की वजह से। जिस जगह पे जो कुछ भी हुआ होता है उस जगह पे अगर आप पहुँचें और वो वाक़या हो चुका है तो उस वाक़े की वाइब्स, उस वाक़े की शुआएँ, उस वाक़े के कुछ असरात वहाँ पर मौजूद होते हैं। एक तो अच्छा देखिए उसका फिज़िकल कुछ विटनेस है जिसको क्राइम सीन कहते हैं हमारे पुलिस वाले, और वहाँ पर जाके वो कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और किस तरह से है, और वो सब चीज़ों को ढूंढते हुए, तलाश करते हुए सिरों को जोड़ते हैं और वाक़े तक पहुँचते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा हसास इंसान है, जिसकी हसासियत ज़्यादा है, सेंसिटिव है, वो अपने 5 हिस्सों से ज़्यादा उसका इंट्यूटिव पार्ट बहुत एक्टिव होता है और वो इंट्यूशन की वजह से बड़े आसानी के साथ भांप लेता है, जांच लेता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक लम्हे के लिए पॉज करूँगा और वापस फिर वाक़े की तरफ आऊँगा। ये इंट्यूटिव पार्ट को मैंने ज़्यादा बेहतर समझा मेरे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो कि MBTI के एक्सपर्ट हैं। और MBTI में जो पहली चीज़ है वो देखी जाती है किसी भी शख्स में, उसमें एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है। और दूसरी चीज़ वो मेरी इस बात के साथ जुड़ेगी, वो देखा जाता है कि कोई शख्स सेंसेस से डाटा लेता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सेंसेस की बेस पे होती हैं, या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंट्यूशन से आती हैं, यानी उसके अंदर से कोई जवाब आता है। हर शख्स के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी सेंसेस और इंट्यूटिव गट फीलिंग। लेकिन कुछ लोगों में ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये जितने आपको साहिब कश्फ मिलते हैं, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो अनपढ़ हैं लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी जगह पर जाते हैं तो वो, या किसी को मिलते हैं तो वो फ़ौरन आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंट्यूशन की पावर बड़ी दी है। मैं, क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी टाइप है वो ENFJ है और ENFJ में N आता है, यानी इंट्यूशन आता है, सेकंड जो है वो इंट्यूटिव आता है। अगर इस इंट्यूशन को आप पॉलिश करना शुरू कर दें, और इसमें मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे क्योंकि ब्लेस्ड किया, ये मेरा एक पैदाइशी टैलेंट है इंट्यूटिव होना, इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करना शुरू किया अपने उस्तादों के ज़रिए, मुर्शिदों के ज़रिए, रहबरों के ज़रिए। और फिर अल्लाह ताला से बंदा दुआ मांगता है, या बारी ताला तो मेहरबानी फरमा मेरे इस इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर दे, तो अल्लाह ताला करम कर देता है। ये याद रखिएगा, जो अल्लाह का करम है उसका कोई फार्मूला नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है एक फार्मूला जो है वो मैं करीब करीब जाऊँ तो वो है, वो तरला है। तरले को वर्ड पंजाबी में मैंने इसलिए बोला, इसको उर्दू में अगर प्रॉपर कहूँ तो दुआ है, गिड़गड़ा के दुआ करना। तरले का वर्ड जो है वो इसलिए मैंने बोला कि वो जो तमाम हमारी मसनून दुआएं हैं उसमें एक बड़ा शानदार वर्ड मिलता है कि या बारी ताला तू गनी है, तू बादशाह है, हम फ़कीर हैं, यानी हम तेरे मोहताज हैं। फ़कीर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, उसने कमाने के लिए तरला डालना होता है। वो तरले डाल के कहता है कि अल्लाह दे ना दे। हम रब से जब मांगते हैं और तरले के साथ मांगते हैं तो यकीन कीजिए वो तरला काम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इंट्यूटिव होना, पैदाइशी इंट्यूटिव होना, लेकिन इस एबिलिटी को एक्टिव करने के लिए जो फजल करम चाहिए या फैज़ चाहिए या रब की रहमत चाहिए, वो तरले से मिलती है। मैं भी एक अरसे से यहाँ दुआ होती है और जहाँ को मौका होता है अल्लाह से तरला डालना शुरू कर देता हूँ कि या बारी ताला जो तूने मुझे टैलेंट दिया, मुझे इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, और इसमें से बिलखसूस जो इंट्यूटिव पार्ट है इसको एक्टिव करने की तौफीक अता फरमा। और मैं साथ ये भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह से, या बारी ताला मुझे मनफी इंट्यूशंस ना हो, यानी मैं इसके हक में नहीं हूँ कि सिर्फ इंसान मनफी चीज़ों को ढूंढे। जैसे ये वाक़या आज सुना रहा हूँ तो एक मनफी वाक़या, लेकिन इसमें से कोई लर्निंग ज़रूर है। मैं ज़िंदगी को मुस्बत देख सकूँ, मेरे सामने अगर लोग आएँ और वो खुल जाएँ मेरे इंट्यूशन की वजह से, तो वो मुस्बत खुलें। मैं मनफी नहीं जानना चाहता। ये गुनाहों पे पर्दे, गलतियों पे पर्दे अल्लाह ताला तूने डाले, मैं जानना नहीं चाहता। मैं किसी को इसलिए नफ़रत नहीं करना चाहता कि वो गुनाहगार है, लिहाजा मुझे लोगों से प्यार हो, उनमें स्ट्रेंथ ये है, उनकी ब्यूटी ये है, उनकी खूबसूरती ये है, और उनकी जो कमियाँ हैं उस पर पर्दा ही रहे। अल्लाह ने करम किया, मैं इस पर किसी दिन अलहदा तफसीली बात करूँगा कि वो इंट्यूशन मेरा कहाँ पहुँचा। लेकिन उस दिन मेरे इंट्यूटिव पार्ट ने काम किया और मेरे जो इंट्यूशन था, वो जो कह लीजिए मुझे वहाँ फीलिंग आई,
वो आएँ कि इस घर में थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ है। अच्छा, अब वो वैलिड कैसे हुआ? थोड़ी देर के बाद जब बच्चे मुझे मिलना शुरू हुए तो बच्चे बड़े सहमे हुए थे, बड़े घबराए हुए थे, उनके अंदर एक इज़्तिराब और बेचैनी नज़र आ रही थी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो किताबें हैं कोचिंग की, काउंसलिंग की और पेरेंटिंग पे लिखी हुई हैं, वो ये बताती हैं कि जिस भी घर में झगड़े हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होते हैं, उन बच्चों में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। और आज की वीडियो ये मैंने इसलिए बनाई है कि खुदा न खास्ता अगर वो बच्चों में वो साइंस मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। और खुदारा मेहरबानी आज की वीडियो इसलिए है कि मेहरबानी फरमा के सुलह कर दीजिए और सुलह करने के बाद अपने घर का माहौल ठीक कर दीजिए। घर में पैसे कमा के लाना, रोटी खिलाना और दुनिया जहान की लग्जरीज आइटम्स दे देना, ये तरबियत नहीं है। वो तरबियत इंश्योर होती है माँ बाप के आपस में रिलेशन से। जो आपस का रिश्ता है वो ठीक है तो बच्चों की तरबियत ठीक होती है। मैं वापस उस वाक़े पे आऊँगा। तो बच्चों में इज़्तिराब था, बच्चों में बेचैनी थी। अच्छा, वो निशानियाँ बता रहा था। पहली थी वो एक एंग्जाइटी आती है बच्चों में। दूसरी निशानी है बच्चों में तेज़ी आ जाती है, यानी क्योंकि उस घर में एग्रेसिव एक माहौल होता है तो हर बंदा घबराहट में तेज़ी के साथ काम करता है। मसलन उस घर का बच्चा जो है वो फ़ोन अचानक रख देगा, बात अभी मुकम्मल भी नहीं होगी, वो मुकम्मल बात नहीं सुन सकेगा। वो कह लीजिए उसको आदत होगी नेक्स्ट क्या है, या वो कहीं बैठा होगा तो कहेगा पापा चलें। उन बच्चों में एक बेचैनी थी। तीसरा जो साइन होता है, ये कह लीजिए सैकड़ों साइन है, मैं कुछ बता रहा हूँ, इनको महदूद ना प्लीज़ कीजिएगा, मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ तीसरा जो नुकसान होता है, सबसे बड़ा डैमेज होता है, वो बच्चे जो हैं उनमें ट्रस्ट की बड़ी शदीद कमी होती है। क्योंकि जो रिश्ते हैं वो ट्रस्ट की बेस पे चलते हैं, एतमाद होता है। आपका एक इवन ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठे हैं, उस पर आपको ट्रस्ट है कि वो एक सही ड्राइवर है, तो आप इसलिए पीछे इत्मीनान से बैठे हुए। एक जहाज़ में आप बैठते हैं, आपका पूरा यकीन होता है इसका पायलट जहाज़ उड़ा लेगा, आप इस ट्रस्ट की बेस पे जहाज़ पे बैठ जाते हैं। आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, वो कटिंग करता है, आपका पूरा ट्रस्ट होता है, नहीं तो उसके हाथ में जो उस्तरा है, खुदा ना खास्ता वो काटने पे है, आपकी शारक काट सकता है, लेकिन आपका पूरा ट्रस्ट होता है कि इसने मेरे से जो पैसे लिए और मैं सलून में गया हूँ, ये मेरी कटिंग ही सिर्फ करेगा। इस एतमाद की बेस पे सारी की सारी दुनिया चल रही है। तो उन बच्चों में उस कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैं किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, कतन लेक्चर देने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस बिलखसूस रिश्तों पे कॉन्फिडेंस है, दूसरे पे एतमाद करना है। तीसरा साइन, चौथा साइन भी बता देता हूँ, स्टीम बड़ी लो होती है ऐसे बच्चों की, अंदर ही अंदर कहीं दबे होते हैं, घुटे होते हैं और उनमें एक शिद्दत पाई जाती है। वापस आता हूँ, तो वो बच्चों में मैंने वो साइंस देखे और उसके बाद क्योंकि मेरे वो बड़े करीबी दोस्त थे, मोहब्बत करते थे, उनसे मैंने इजाज़त ली कि मैं आपका नाम नहीं लूँगा और इस वाक़े को थोड़ा सा सुनाऊँगा। मैं इंडिकेट नहीं करूँगा ये किस घर की कहानी है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो काउंसलिंग में आपकी करने लगा हूँ। जो बातें मैंने आपको कही हैं, बाजी को मैंने बुला लिया, वो आ गई और दोनों को बिठा के मैंने, यकीन कीजिए जब मैं वहाँ बात कर रहा था, मेरी उन दोनों से हमदर्दी ऐसी थी कि मैं रोने लग पड़ा, मेरी आंखों में नमी आ गई। उन दोनों से भी फिर रोना कंट्रोल नहीं हुआ, वो दोनों भी रो पड़े और मैं उस घर से फिर सुलह करवा के वादे लेके उस घर से निकला। अब वो मैंने क्या ऐसा कहा जिसकी बुनियाद पे सुलह हुई। जो दोस्त थे और उनकी बेगम साहिबा थी, उनकी शादी तकरीबन 13 साल पहले हुई थी और वो लव मैरिज थी। मैं क्योंकि पुराना जानता हूँ तो उस शादी के फंक्शन में मैं शामिल हुआ था। ये लव जो था, ये 3 साल ये मोहब्बत चली थी, उसके बाद आखिरकार बड़ी दुनिया की जहान की लड़ाइयों के बाद ये शादी हुई थी। 3 साल ये लव चला, उसके बाद ये मैरिज हुई थी। सारा समाज, जालिम समाज दरमियान में था, एक तरफ हमारी भाभी खड़ी थी, एक तरफ हमारा भाई खड़ा था। 3 साल की जंग के बाद आखिरकार इन्होंने फतह हासिल की थी। यानी मैं कहूँगा सारी दुनिया एक तरफ थी और ये 2 लोग एक तरफ थे। इन्होंने कसम खा ली थी कि हमने जीना मरना साथ है और मोहब्बत की, यानी बाय चॉइस मोहब्बत की शादी थी। अब मैंने उन दोनों को एक जुमला कहा, जुमला आप में से अगर समझदार बंदा है और उसकी भी लव मैरिज हुई है या चलें अरेंज हुई है, अरेंज में भी आपकी मर्जी शामिल होती है, मैं वाज़ह करूँगा, अरेंज मैरिज में भी आप हाँ तो करते हैं ना, चलें आप अपने वालिद साहब को कहते हैं हाँ जी कर दें, वालदा को कहते हैं कर दें, आपसे पहले पूछा जाता है, आपसे बड़े रेयर केसेस होते हैं पाकिस्तान में, अब तो ये कम होने लग पड़ा है कि बाय फोर्स शादियों थोड़ा बहुत, या मैं कहता हूँ चले आखिरी वक्त आ जाता है जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो मौलवी साहब आपको कहते हैं फ़लाँ बिनते फ़लाँ, कबूल है तो आपके मुंह से निकलता है कबूल है, यानी कहीं ना कहीं आपकी मर्जी होती है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आपकी मर्जी ज़रूर होती है। लव में क्योंकि इमोशंस के साथ होती है, अरेंज में वो इमोशंस नहीं होते लेकिन आपकी मर्जी शामिल होती है। तो मैंने उन दोनों को एक बात कही कि आपकी मैरिज तो बाई चॉइस है। ये बच्चे, इनसे नहीं पूछा गया कि तुम्हें जिस घर में भेजा जा रहा है उस घर में 13 साल तक लड़ाइयाँ चलनी है, बर्तन टूटने हैं, गाली गलोच होनी है, जुल्म की हद तक लड़ाइयाँ होनी है, शाउटिंग होनी है, मर्द हाथ उठाएगा औरत पे,
औरत ताने ऐसे ऐसे देगी कि मर्द मजबूर हो जाएगा, बर्तन तोड़ देगा। ये नहीं, उस लड़ाइयों में क्या नहीं होता होगा, यकीन करें। कभी वो हमारी भाभी रुस के चली गई है वापस, कभी वो मनाने गए हैं, फिर दरमियान में अच्छा, ये मसालती बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि हम ऊपर ऊपर से सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। वो जो रूट काज है, इस पर मैं अक्सर बातें भी करता रहता हूँ, और मेरी मजीद वीडियोज़ भी आइंदा दिनों में इस पर आने लगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मैरिज का एक प्रॉपर काउंसलर भी हूँ। पाकिस्तान में असल में इन चीज़ों की डिग्रीज नहीं है। हम पे मेरे पे जो इतराज़ात उठाए जाते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से उठाए जाते हैं, जिसकी ये कौन सी इनकी डिग्री है इस पर। सर, पाकिस्तान में बेशुमार प्रोफेशंस की डिग्री नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशन पाए जाते हैं और लोग अर्न कर लें। छोटी सी मिसाल लीजिए, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पे अब जाके कुछ PhDs, डिग्रीज, थीसिस होने शुरू हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार एंटरप्रेन्योर्स हैं। पाकिस्तान में बिजनेस की डिग्रीज हैं, लेकिन बिजनेस की डिग्रीज लेने के बाद लोग बिजनेस नहीं कर रहे। जो बिजनेसमैन है, अरबपति, खरबपति, जिनके पास इतना पैसा है संभाला नहीं जाता, उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, लेकिन उनके पास स्किल है। इसी तरह ये ट्रेनर होना, ये कह लीजिए एक स्पीकर अच्छा होना और कोच होना, इसकी कोई डिग्री नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेशंस हैं, हमारे सीनियर्स भी उसकी सर्टिफिकेशंस देते रहे, मुख्तलिफ इदारे, फाउंडेशन भी इस तरह के कोर्सेज करवाती रही और सर्टिफिकेट दे देती है। सर्टिफिकेट एक पेपर होता है सिर्फ कि आपने पार्टिसिपेट किया। जितने सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, मुझे मिले हैं, उसमें कोई 100% कोई डन नहीं हो गया कि आपके पास कोई स्किल है। वो पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट होते हैं, वो प्रूफ नहीं होता कि आपके पास वो स्किल है कि नहीं है। लकीली अगर काउंसलिंग का टैलेंट आपके पास है, आपने कहीं से कुछ सर्टिफिकेट्स भी ले ली हैं, आपने इस पर किताबें भी पढ़ी हैं और फिर मेहनत की है और अपने आप को पॉलिश किया है। जैसे मैं आज तक काउंसलिंग केस जो मैं सॉल्व कर चुका हूँ प्रोफेशनली, उनकी मैं तादाद बताना चाहूँगा। वो तादाद है 1206। अच्छा, जिस तरह पायलट कुछ हज़ार घंटे जब जहाज़ उड़ा लेता है तो फिर वो कॉन्फिडेंट पायलट होता है, सबको पता होता है कि जी अब ये इस काबिल है कि ये अब जहाज़ उड़ा सकता है और ये गलती नहीं कर सकता। आपको पता है, जब कोई हादसा होता है तो सबसे पहले उस पायलट का प्रोफाइल देखा जाता है और बताया जाता है, टीवी पे आपने सुना होगा कि ये हादसा हुआ, ये तो प्रोफेशनल पायलट था, इतने हज़ार घंटे जहाज़ उड़ा चुका था, वो ऐसे ऐसे क्राइसिस में उड़ा और इतनी इतनी लंबी फ्लाइटें उड़ा चुका था। तो हमारे प्रोफेशन में भी मैं ये ज़रूर देखता हूँ और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाएँ तो ज़रूर देखें कि उसके प्रोफाइल में कितने केसेस हैं और कितनी दुनिया उससे मुतमईन है, उसके क्लाइंट्स जो हैं उसके बारे में क्या राय देते हैं, और फिर इस पे पैसे खर्चिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, माफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा धोखा है। मैं वो वाक़यात नहीं सुनाना चाहता, इस पर कभी फिर अलग वीडियो बनेगी। वापस आता हूँ, तो मैंने उन दोनों दोस्त, अपने दोस्त को और उनकी बेगम को, अपने भाई को और जो मेरी मुँह बोली बहन है, हमारी भाभी, उनको कहा कि देखिए इन बच्चों का क्या कसूर है। और ये कहते हुए मेरी आंखों में नमी आ गई। उन मासूम बच्चों को सोचिए जो पैदा हुए थे, उनको तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक ऐसे घर में पैदा हो रहे हैं जिसमें बाई चॉइस दो लोगों ने शादी की, लुडियाँ डाली, मेहंदियाँ हुई, बरी हुई, फंक्शन हुए, पता नहीं कितने फंक्शनों के बाद लाखों करोड़ों खर्च की एक शादी हुई। सारी दुनिया एक तरफ थी, ये दो ने डिसाइड किया हुआ था, ये दो लोगों ने डिसाइड किया हुआ था, देवा ने और पारो ने डिसाइड किया हुआ था कि हमने शादी करनी है। फिल्म का डायलॉग बोल रहा हूँ। और उसके बाद ये शादी हो गई थी। ये दो चार बच्चे, जो 3 बच्चे थे उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए इन बच्चों के हाल पे रहम खाइए। हमारे बहुत मोहतरम जस्टिस अनवार साहब, क्योंकि मसालियत का विंग है ADR का, आस्क के नाम से, वो एक जुमला उसमें बोलते हैं, मैं जुमला उनका मुस्तार जुमला यहाँ पर बोल रहा हूँ। वो कहते हैं आपकी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी जो है वो सामने उसके बच्चे खड़े हैं और वो दोनों गाड़ी में एक हैंडल है जिसको मियाँ और बीवी ने पकड़ा हुआ है। क्या दुनिया के कोई वालिद वालदा, मियाँ बीवी अपने बच्चों को कुचल सकते हैं? नहीं। आपका जवाब होगा ये जुल्म कोई नहीं कर सकता। यकीन कीजिए, जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं उन घरों में यही अमल हो रहा होता है, लेकिन हम उस डैमेज को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब गाड़ी सामने आए और बच्चे हों और कुचले जाएं तो फौरी तौर पे नतीजा है जख्मी हो गए या खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए, फ़ौरन रिजल्ट आ गया। ये जो घर की लड़ाई है इसका फ़ौरन नतीजा नहीं होता, इसकी कंपाउंडिंग होती है, यानी कमेटी डल जाती है और कमेटी की शक्ल में वो बच्चे सारी ज़िंदगी में आखिरकार जिस्मानी तौर पे अपाहज नहीं होते, ज़हनी और जज्बाती तौर पे अपाहज होते हैं। फिर वो जब हस्बैंड बनते हैं, फिर जब वो किसी की बेगम बनते हैं, जब वो किसी की वाइफ बनती हैं, आपके बच्चे, यकीन कीजिए ये कहीं ना कहीं ये अमल फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसा मुमकिन है उनकी अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब हो, ऐसा मुमकिन है अज़वाजी ज़िंदगी को छोड़िए, जब वो प्रोफेशनली काम कर रहे हों उनके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, ऐसे नफ्सियाती आर्जे हों जिसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ शदीद ख़राब हो, या फिर दफ्तर में उनके कोलीग्स ख़राब हों, उनसे जुड़े लोग ख़राब हों। ऐसे लोग जब सोसाइटी में मूव करते हैं
उनके अंदर वो जल्दबाजी जो सड़कों पे आप देख रहे हैं, आप समझ जाइए उसकी जड़ें घर से जुड़ती हैं। रूट खराब होती है तो फ्रूट खराब होता है। ये सारा मैंने एक लंबा लेक्चर दिया। अल्लाह ने करम किया, शायद मेरी बात उनको समझ आ गई। वो दोनों रोए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। उस कमरे में उस वक्त 4 थे लोग, 4 लोग नहीं मैं कहूँगा, 3 हम अफराद थे और चौथी रब की ज़ात थी। मैं, मेरा दोस्त और हमारी भाभी, और चौथा मेरा रब। मैंने उस रब को गवाह बनाया, उनसे वादा लिया कि वो सुलह करें, और उनसे वादा लिया कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। बर्दाश्त के बगैर रिश्ते नहीं चल सकते। ये आप दो लोग, असल में आपके लड़ाइयों की वजह 2 लोगों का मुख्तलिफ होना है। यही मैं काउंसलिंग में, जब मैरिज काउंसलिंग करता हूँ तो समझाता हूँ कि हमारी 80% लड़ाइयाँ वो लगता है पैसों की हैं, इस चीज़ की हैं, झगड़े जो हैं, इसने ये कर दिया, इसने मुझे चीट किया, इसके मोबाइल से ये निकला। नहीं, असल जो लड़ाई है 80% मैरिज में, उसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या है? 2 लोगों का मुख्तलिफ होना। जब 2 मुख्तलिफ लोगों को एक तवील सफ़र करना है, 30, 35, 40 साल का, और उसके बाद आखिरकार दुनिया से चले जाना है, तो लंबी फ़्लाइट के लिए 2 लोगों का मुख्तलिफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वासिफ साहब ने इस पर बड़ा अच्छा जुमला कहा। वो आइडियल जुमला है, मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, बड़े कम लोग शायद ऐसे खुश नसीब होंगे। वासिफ साहब ने कहा कि अगर हम सफ़र, हम ख्याल हो तो 7 मंजिल तक जाता है। यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए गुड लक ये है कि आपका हम सफ़र, हम ख्याल भी हो, लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं होता। 2 मुख्तलिफ लोगों का साथ रह के जीना और साथ रह के चलना, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को समझें। अच्छा, वो जब हमारी लव मैरिज हो रही होती है ना, तो इमोशन साइड इतनी एक्टिव होती है, वो बॉडी में जो हमारे जो ब्रेन्स के केमिकल्स हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, इतने वो हाइपर कर देते हैं इमोशंस को, कि हमारे जज्बात आंखों पे पर्दा डाल देते हैं और फॉल्ट्स को या पर्सनैलिटी के स्ट्रेंथ्स और ग्रे एरियाज़ को देख, बल्कि स्ट्रेंथ्स को तो देख लेते हैं, खूबियों को कुछ जान लेते हैं, लेकिन खामियों को नहीं जान सकते उन इमोशंस की वजह से। और जब शादी हो जाती है, अचीवमेंट हो जाती है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं, ब्रेन की वो केमिकल्स निकलना बंद हो जाते हैं, तो फिर समझ आती है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसमें तो ये भी खामी है, उसमें ये भी खामी है, उसमें टेम्परामेंट का मसला है, उसके एटीट्यूड का मसला है, वो तो नहाता नहीं है। इस तरह के मसले लेके लोग मेरे पास आ जाते हैं, और मैं कहता हूँ ये 2 मुख्तलिफ लोग थे। 2 मुख्तलिफ लोग, सबसे पहले तो ये समझें हम क्या है और सामने वाला क्या है। यानी खुद शनासी से आधा काम हो जाता है कि आपने खुद को जाना, और आपकी खुद शनासी से ये भी हेल्प होती है कि दूसरा क्या है। 2 मुख्तलिफ लोगों का साथ चलना ये बगैर गाइडेंस के मुमकिन नहीं है। यहाँ तो ये दोनों मिलके बैठें और उसके बाद एक दूसरे को समझाएं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं, और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ किसी की हेल्प ले लें, काउंसलर पकड़ें, को ढूंढें। मैं अपनी काउंसलिंग्स, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में तज़किरा कर चुका हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल इस वक्त, सबसे मुश्किल काम वो वक्त है। मेरी गाड़ी लग जाती है ना, आप यकीन कीजिए, सच्चे वाक़यात हैं, इसके गवाह होंगे। मैंने ऐसे लोग हैं, जब मेरी गाड़ी डैमेज हुई है तो उनको मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, हमारे राब्ते हो गए हैं, यानी लड़ाई पे दोस्ती हो गई, जहाँ लड़ाई होनी चाहिए थी वहाँ दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए, और हम बाद में मोहब्बत के मैसेज भी एक दूसरे को, एहतराम के मैसेज भी करते रहते हैं। मेरे पास वो गाड़ी लगने के बाद वो जो लड़ाई करके हमने पैसे लेने होते हैं कि जी तुम नुकसान भरो, वो टाइम ही नहीं होता। मैं, वो गाड़ी लगती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी गलती है, मैं प्लेंटी पे करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर आपकी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। फिर भी एक पीके मूवी का जुमला है जिसमें एक भगवान होता है और उसके पीछे वो पीके जो है वो भाग रहा होता है, तो आखिरकार करते करते उसको वॉशरूम में जाके पकड़ लेता है भगवान को, क्योंकि भगवान एक एक्टर होता है, वो जिसने एक्ट करना होता है। तो उसको जब पकड़ता है तो उसको वो आगे से भगवान कहता है, खुदा दा नाम है, मैनू जान दे मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। यानी कि मैं उसको कहता हूँ कि यार खुदा दा नाम है, मैनू जान दो, मेरे छोटे छोटे किन्ने काम पे ने मैं वो करने ने। तो जिसके पास बहुत से काम हो वहाँ पर कैलकुलेटर बदलता है। जितने टॉप प्रोफेशनल्स हैं, दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, और आप में से कितने मुझे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और इस मुल्क की कह लीजिए मुख्तलिफ तरह की इंतज़ामी अमूर, बिज़नेस क्लास मुझे सुन रही होगी, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। और वो जो नहीं है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें इतनी कामयाबी दे कि आपकी कामयाबी और आपकी कैलकुलेशन वक्त की हो जाए शुरू। आप पैसों से अपनी कामयाबी को ना मापें, बल्कि अपने वक्त की वैल्यू से मापें। तो मैं माजरत करता हूँ और मैं आगे निकल जाता हूँ, वापस आऊँगा। तो मैं काउंसलिंग मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, लिहाजा इसका एक प्लेटफॉर्म में कभी कभी बैठता हूँ, वक्त निकालता हूँ, mentoga.com पे जाता हूँ। उसका लिंक भी शायद मेरी टीम आपको इस वीडियो के नीचे कहीं दे देगी लिंक, और उसका कुछ स्लाइडर भी इस वक्त चल रहा होगा, उस पर जाता हूँ, लोग बुकिंग करवा लेते हैं। मैं थोड़ा सा वक्त कभी कभी काउंसलिंग पे दे देता हूँ। मैं वाज़ह करूँ, ये मैं इसे खिदमत खल्क करके करता हूँ। वो जो पैसे आते हैं मैं किसी चैरिटी पे लगा देता हूँ, मुझे पैसे मैटर नहीं करते, क्योंकि जो मैं अर्न करता हूँ उससे वो पैसे तो बहुत थोड़े हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी फील्ड में रहना चाहिए। जैसे पायलट को पायलट रहने के लिए जहाज़ चाहिए और वो बार बार जहाज़ उड़ाता है तो उसकी प्रैक्टिस रहती है। बॉक्सिंग करने वाला रोज़ रिंग में जाता है, क्रिकेट खेलने वाले रोज़ क्रिकेट की पिच पे जाते हैं, जो रेसलर्स होते हैं वो रोज़ जिम जाते हैं। इस तरह हमारा जो काम, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं अभी थोड़ी देर बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आके एक लेक्चर देना, और जब तक ये मैं रोज़ ना करूँ, बात ना करूँ, तो मैं पॉलिश नहीं होता, मैं अपनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं रहता। मुझे रोज़ अपने जिम में उतरना पड़ता है और रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरी दुआएं, आखिरी जुमला जो 5 जुमला वो ये है, आपकी तो मर्ज़ी की शादी थी लेकिन आपके बच्चों की मर्ज़ी नहीं थी कि उन्होंने आपका बच्चा बनना है। खुदारा उनके हाल पर रहम कीजिए और सुलह कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।